आजकल ऐसा नहीं लगता कि दुनिया के पुराने नियम, कायदे, कानून सब टूट रहे हैं? चारों तरफ बस उथल-पुथल है, केओस है। तो ऐसे में कोई अपनी जगह कैसे बनाए रखे? चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। श्री राम चौलिया की ये बात सच कहूं तो आज की हकीकत को आईना दिखाती है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में अब बस एक ही कानून चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब ताकत ही तय कर रही है कि क्या सही है और क्या गलत। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि जब पुराने सारे नियम खत्म हो रहे हों तो कोई भी अपनी जमीन कैसे तलाशे? अगर बड़े बड़े देशों के लिए नियम कोई मायने ही नहीं रखते, तो एक आम इंसान या एक समाज अपनी स्थिरता कैसे बनाए रखे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर हो क्या रहा है। ये नियम आखिर टूट कैसे रहे हैं। ये एक नए और सच कहूं तो ज्यादा अराजक दौर की बस शुरुआत है। अब इस घटना को देखिए। अमेरिका एक नाटकीय मिलिट्री ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लेता है। सोचिए, एक सॉवरन देश के राष्ट्रपति को। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत बड़ा संदेश था पूरी दुनिया के लिए। अब देखिए, यहाँ दो कहानियां बताई गईं। ऑफिशियल वजह कि राष्ट्रपति मदुरो नार्को टेररिज्म और ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे, लेकिन जो असली वजह बताई जाती है, जो पर्दे के पीछे की कहानी है, वो है वेनेजुएला के विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर कंट्रोल। और वो कंट्रोल क्यों चाहिए? इस नंबर को देखिए, 300 अरब। ये वेनेजुएला के तेल भंडार का आंकड़ा है, बैरल में, दुनिया में सबसे बड़ा। अब आप ही सोचिए, जब दाव पर इतना कुछ लगा हो तो जियोपॉलिटिक्स के नियम तो बदलेंगे ही, है ना? इस एक कदम ने ना पूरी इंटरनेशनल व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। पहला तो ये कि इससे यूएन चार्टर का सीधा सीधा उल्लंघन माना गया। दूसरा, किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट को जो लीगल इम्यूनिटी मिलती है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। और सबसे खतरनाक बात, इससे एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो गया कि कोई भी ताकतवर देश अपने किसी भी पड़ोसी के खिलाफ ऐसा ही कुछ करने का बहाना बना सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, ये तो सब कुछ साफ कर देता है। हम वेनेजुएला को चलाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इसे ठीक से चलाया जाए। हम ये दोबारा कर सकते हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता। मतलब कोई लाग लपेट नहीं, कोई पछतावा नहीं। ये है पावर का खुला प्रदर्शन, अनअपोलोजेटिक। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा घर के करीब आते हैं और देखते हैं कि जब सिस्टम फेल होता है तो उसका असर हम पर, आप पर, लोकल लेवल पर कैसे पड़ता है। इंदौर नाम सुनते ही क्या याद आता है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर। बार बार ये खिताब जीतना एक चमकदार तस्वीर है ना? एक ऐसा शहर जो अपनी रैंकिंग्स पर, अपने स्कोर कार्ड पर बहुत गर्व करता है। लेकिन उस चमकदार तस्वीर के ठीक पीछे एक और नंबर है, 16। ये उन लोगों की संख्या है जिनकी मौत उसी सबसे स्वच्छ शहर में गंदा, दूषित पानी पीने से हुई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ फेलियर की कहानी है। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। सोचिए, 2019 से ही सरकारी ऑडिट रिपोर्ट्स में पानी के दूषित होने के खतरों के बारे में बताया जा रहा था, लगातार। लेकिन उन चेतावनियों को बस नजरअंदाज कर दिया गया। तो देखिए, चाहे वेनेजुएला में इंटरनेशनल लॉ का टूटना हो या इंदौर में बेसिक सिस्टम का फेल होना, सवाल एक ही है। जब बाहर की दुनिया में इतनी उथल-पुथल है, तो सुकून, स्थिरता, ये सब मिलेगा कहाँ? तो चलिए अब अपनी खोज को बाहर से अंदर की तरफ मोड़ते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इन सब चीज़ों का मतलब कैसे निकालते हैं। मतलब जब इतना बड़ा संकट आता है तो लोग उसे समझने के लिए, मेक सेंस करने के लिए क्या करते हैं। रिसर्च भी यही बताती है कि जब महामारी जैसा कोई बड़ा संकट आता है ना, तो लोग इस केओस को समझने के लिए अक्सर अपनी पुरानी गहरी कल्चरल कॉन्सेप्ट्स की तरफ देखते हैं। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। जब लॉजिक और सिस्टम फेल होते दिखते हैं तो हम मतलब ढूंढने के लिए फिलॉसफी या स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं। इसमें सबसे पहली और कॉमन कॉन्सेप्ट है कर्म की। मतलब ये जो भी हो रहा है वो हमारे ही किए हुए कामों का नतीजा है। अच्छा या बुरा, हर काम का एक असर होता है जो हमारी किस्मत तय करता है। ये एक तरह से घटनाओं को कॉस्मिक जस्टिस की तरह देखने का तरीका है। दूसरी कॉन्सेप्ट है कलयुग की। ये माना जाता है कि हम एक 5000 साल के साइकिल के आखिरी दौर में हैं, जिसे लौ युग या कलयुग कहते हैं। इस दौर में धर्म में गिरावट, झगड़े और नैतिक पतन, ये सब होना तय है।
तो इस नज़रिए से देखें तो ये जो केओस है ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बल्कि इस युग का स्वभाव ही ऐसा है। और फिर तीसरी कॉन्सेप्ट आती है प्रलय की, मतलब एक महाविनाश, एक कॉस्मिक डिसोल्यूशन जो इस पूरे साइकिल को खत्म कर देता है। ये मौत और विनाश लाता है, लेकिन इसके बाद ही एक पुनर्जन्म, एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। तो ये अंत भी है और एक नई सुबह का संकेत भी। तो ये तो हो गई वो बड़ी बड़ी बातें जिनसे समाज मतलब निकालने की कोशिश करता है, पर एक इंडिविजुअल के तौर पर इस सारी उथल-पुथल के बीच मन की शांति कैसे मिले? असली रास्ता क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, यहाँ चेतना की दो अवस्थाओं को समझना बहुत जरूरी है। एक है दृष्टा यानी द ऑब्जर्वर, और दूसरा है साक्षी यानी द विटनेस। दृष्टा वो है जो बुद्धि से जुड़ा है, वो देखता तो है पर हर चीज में, हर इमोशन में उलझ जाता है। लेकिन साक्षी भाव आत्मा से जुड़ा है, वो बस देखता है, बिना किसी भावना के, बिना किसी रिएक्शन के, एकदम डिटैच्ड होकर। तो असली सवाल ये है कि कोई दृष्टा से साक्षी कैसे बने? इस उलझी हुई अवस्था से निकलकर उस शांत अवस्था तक कैसे पहुंचे? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। ये एक पूरी जर्नी है, एक प्रोसेस है। पहला कदम है अपनी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना, बस ये देखना कि हमारे विचार और भावनाएं घटनाओं से कैसे जुड़ते हैं। फिर ज्ञान और ध्यान के जरिए अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को और साफ करना। जब आप आंतरिक मौन का अभ्यास करते हैं तो मन शांत होने लगता है, और फिर आत्मा की वो नेचुरल साक्षी वाली अवस्था सामने आती है। और जब आप उस अवस्था में स्थिर हो जाते हैं तो बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, आपके अंदर की शांति भंग नहीं होती। क्योंकि असली शक्ति दुनिया को बदलने में नहीं है, असली शक्ति तो दुनिया को देखने के अपने नजरिए को बदलने में है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, इस उथल-पुथल से भरी दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव जो हम ला सकते हैं, क्या वो हमारे अंदर ही नहीं है?